तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज सुबह जब हुई तो उसके बाद से हर न्यूज़ चैनल पर एक ही स्टोरी, एक ही खबर, और वह है मुंबई में सैफ अली खान के घर के अंदर ही सैफ अली खान पर हमला। इस हमले में वो घायल हुए, उसके बाद लीलावती अस्पताल ले जाए गए, वहाँ सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो ख़तरे से बाहर है। अब इस हमले को हमले के बाद से तमाम तरह की बातें होने लगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, साजिश थी, हादसा था, चोर था, कुछ और था। तो कहानी में सैफ अली खान पर हुए इस हमले की पूरी कहानी डिटेल में, ये कहानी जो हमारे सोर्सेज, ये कहानी जो मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, इत्तेफाक से उनमें एक मेरे पुराने दोस्त हैं जो उन्होंने बताया, और ये कहानी FIR की ज़ुबानी, और FIR की इस वक्त कॉपी भी आ गई है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ है कि कल यानी कि 15 जनवरी की रात सैफ अली खान का जो घर है मुंबई में, वो बांद्रा में है। बांद्रा में बड़े बड़े स्टार रहते हैं। बांद्रा में जिस जगह पर सैफ अली खान का घर है, उस अपार्टमेंट का नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट से मुश्किल से 3.25 किलोमीटर की दूरी पर मन्नत है, शाहरुख खान का घर, और लगभग उतनी ही 2.5 से 3.25 किलोमीटर की दूरी पर गैलेक्सी है, सलमान खान का घर। तो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में ही ये तीनों खान रहते हैं। और इस अपार्टमेंट में, सतगुरु शरण अपार्टमेंट में, सैफ अली खान और करीना कपूर खान ये तब शिफ्ट हुए जब उनको दूसरा बेटा पैदा हुआ, यानी कि जहांगीर अली खान। जब तैमूर था तो वो किसी और घर में रहते थे, फिर उन्होंने उस घर को अब रेंट पे लगा दिया। उस घर की कीमत है करीब 50 करोड़ रुपए, और 3.5 लाख रुपये अब रेंट आता हर महीने। उसके बाद इन्होंने ये दूसरा घर लिया इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट में। इस अपार्टमेंट की ख़ास बात यह है कि यहाँ कुल 11 फैमिली रहती है। इसमें से एक सैफ अली खान है, और बाकी जो घर हैं बाकी जिनके, वो सभी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े। और इस घर की एक और ख़ासियत है कि ये अपार्टमेंट बहुत ऊँची दिखाई देती है, लेकिन इस अपार्टमेंट में जितने भी घर हैं वो सब सिंगल, कोई भी नहीं है, सब डुप्लेक्स है, यानी एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। तो इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट में जो सैफ अली खान है, उन्होंने कुल 2 घर खरीदे, 2 डुप्लेक्स, यानी 4 हो गए। एक टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान, करीना कपूर खान और उनके दोनों बेटे और उनका 4 स्टाफ ये रहते हैं। और इसी में नीचे के फ्लोर पर जो उनका बेटा है सैफ अली खान का, अमृता सिंह से, वो इब्राहिम, और वो वहाँ पर रहते हैं, सारा अली खान। कल रात की बात यह है कि 15 जनवरी को पहले से ही तय था, करीना कपूर को एक नाइट आउट पार्टी में जाना था, और इस पार्टी में उनकी बहन करिश्मा कपूर भी थी, करीना थी, एक इनकी दोस्त हैं कॉमन फ्रेंड रिया, और एक सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी। तो इन सबों को एक पार्टी में जाना था, और रात को करीना को घर लौटना नहीं था, बल्कि फिर वो करिश्मा के साथ, अपने दोस्तों के साथ उन्हीं के घर में रुकने वाली थी। बाकायदा इस पार्टी की पहले करिश्मा कपूर ने और फिर करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली, जिसमें तस्वीर है, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। यही वो तस्वीर है जो डाली थी। तो मैंने लौटना नहीं था। अब करीना की गैर हाजिरी में इस घर में कल रात 15 जनवरी की रात कुल 6 लोग थे। एक सैफ अली खान, उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर, इसके अलावा उनकी एक तरह से नर्स कहें, मेड कहें, इस्मा फिलिप्स, जो 4 साल पहले आई थी, जब जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, और इस वक्त ख़ासतौर पर इस्मा की जिम्मेदारी जहांगीर की देखभाल की थी, और 2 और हाउस स्टाफ, उसमें एक और मेड भी थी। तो कुल मिलाकर 6 लोग थे कल की रात। करीना सिर्फ नहीं थी, वरना 7 होते थे। पर इस केस में आगे बताऊं, बॉलीवुड में ऐसी कई चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, जैसे बॉलीवुड मर्डर दिव्या भारती डेथ केस। बॉलीवुड मर्डर दिव्या भारती डेथ केस, मशहूर ही एक्ट्रेस दिव्या भारती। कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये पूरी मिस्ट्री डिटेल में इसकी कहानी है, आप वहाँ जाकर इसे सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड।
चूँकि करीना कपूर नहीं थी और दोनों बच्चे घर में थे, इसलिए सैफ अली ख़ान भी घर में थे और रात करीब 11 बजे, बच्चे छोटे थे, तो उन दोनों बच्चों को सुला दिया गया। सैफ अली ख़ान के साथ ही जहांगीर और तैमूर सोए और बाकी मेड भी अपना सोने के लिए चले गए कि उन्हें पता था कि अब कुछ काम है नहीं, करीना मैडम भी कल लौटेंगी। तो सब खाना वाना खाने के बाद सब सो चुके थे। करीब 11 बजे के आसपास की बात है। इसके बाद रात हुई, लगभग 1:30 से 2 बजे या 2 से सवा 2 बजे, मतलब 1:30 से सवा 2 के बीच का वक्त होगा। अचानक इस्मा सो रही थी वहीं उसी फ्लोर पर, उसका अपना एक कमरा था, उसी में उसे एहसास हुआ कि बाथरूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है और फिर उसने महसूस किया कि बाथरूम की लाइट जल रही है। पहले उसे लगा कि शायद दोनों बच्चे बाथरूम के लिए गए होंगे या फिर ये भी है कि क्या पता करीना मैडम वापस लौट आई होंगी, तो वो बेफिक्र होकर सो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी। जब आहट सुनाई दी तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि उसका दिल भी ये कह रहा कि नहीं, मैडम को तो कल लौटना है और इस वक्त कोई मतलब नहीं इस बाथरूम में आने का, क्योंकि वो बेडरूम के साथ ही बाथरूम है, तो यहाँ पे क्यों यूज़ करेगा कोई। तो फिर इस्मा उठ गई और उठने के बाद वो धीरे से उस बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, एक परछाई बाहर आई। एक शख्स था जिसकी उम्र करीब 30, 35 या 40 साल के दरमियान रही होगी। उसने टी शर्ट पहन रखी थी, शूज़ पहन रखा था, पिट्ठू बैग था, ऑरेंज कलर का कुछ मफलर टाइप उसके आगे था और अचानक उसके हाथ में चमकती हुई 2 चीज़ दिखाई दी। उसने हाथ में चाकू और एक में कुछ ब्लेड जैसी चीज़ पकड़ रखी थी। वो देखते ही इस्मा घबरा गई और घबराई तब उसने चाकू दिखाते हुए उसे धमकाया और बोला, चुप रहो, शोर मचाया तो मार देंगे। तो उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा कितने पैसे चाहिए। उसने इशारा किया 1 करोड़, 1 करोड़। अब इस पर वो चीख पड़ी। जैसी चीखी तो वो जो सामने वाला अजनबी था वो भी डर गया और उसके बाद उसने हमला किया। उसने अपना हाथ आगे किया इस्मा ने। तो जब हाथ आगे किया तो उसके हाथ पे कलाई के पास और उंगलियों के पास से कट का निशान आया। जब कट का निशान आया तो इस्मा चीख पड़ी। जब चीखी तो अंदर सैफ अली ख़ान सो रहे थे, उनके कानों तक ये आवाज़ गई। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आए। जैसे वो बाहर आए, सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान कि इस्मा चीख रही है, हाथ पकड़े हुई है और सामने एक शख्स, रात सोचिए 2, सवा 2 बजे के दरमियान, घर के अंदर इस हाल में हाथ में चाकू लिए हुए खड़ा है। अब वो ये कि इस्मा पे हमला ना करे, सैफ उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान में अब वो भी अजनबी डर जाता है, वो उसको छोड़कर सैफ के ऊपर टूट पड़ता है। अब दोनों में वार और बचने की लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान में उसने एक एक कर, चुके उसके हाथ में एक ब्लेड था और चाकू, उसने 6 वार किए। एक गले में लगा, गर्दन पर, कलाई पे लगी, फिर पीठ पे लगी। तो इन सारी चीज़ों में अब खून बहने लगा और ये गुत्थम गुत्थी जा रही थी। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अजनबी अचानक, अब उसने देखा कि सब तोड़ गए। बाकी जो 2 मेड अलग सो रहे थे, उनमें से एक मेल भी था और एक फीमेल। अब उन्होंने शोर सुना तो वो भी अब उठकर आ गए। तो अब इतने लोगों को देखकर वो अजनबी घबराता है और अचानक बाहर निकल जाता है, उस घर से भाग जाता है। अब वो इधर भागता है, इधर सैफ अली ख़ान के जिस्म से खून रिस रहा है, गर्दन पर चाकू के निशान है, पीठ पर एक गहरा घाव है और सबसे ज़्यादा पीठ पे तकलीफ़ हो रही है। इसके अलावा बाकी जगहों पे तो है ही है 6। अब क्या किया जाए। तो अचानक मेड और बाकी लोगों को पता था कि घर के नीचे ही सारा और वो रहती हैं। तो फिर फ़ोन किया गया, वो लोग फ़ौरन बाहर आए, ऊपर आए, देखा सैफ की हालत ठीक नहीं है, लहूलुहान। देखकर वो घबरा गए। अब ये था कि इनके घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, गाड़ी, और इत्तेफाक की बात, सैफ उस हालत में नहीं कि वो चला सके। ड्राइवर था नहीं, उसको मतलब रात को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, छुट्टी दे दी। और इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या करें। इब्राहिम को गाड़ी चलानी नहीं आती ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये हुआ कि बस किसी तरह से नज़दीक के लीलावती अस्पताल ले जाओ, देर नहीं करना, क्योंकि खून बहुत बह रहा था। तो ये लोग अचानक फिर, अच्छा, इस अपार्टमेंट, इस घर की खासियत है कि ये भी थी कि यहाँ पे सबके प्राइवेट लिफ्ट थे, मतलब जनरल लिफ्ट नहीं था। हर एक के लिफ्ट सीधे उसके घर में आकर खुलते थे। तो घर के अंदर ये लिफ्ट से नीचे उतरे, उसके बाद नीचे और कुछ मिला नहीं
एक ऑटो में बैठ गए और ऑटो में बैठकर ये सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद अब चूँकि डॉक्टर पूरा अमला तैयार, सैफ अली खान घायल, फिर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन भी जाता है। कहते हैं कि ये फ़ोन शायद खुद सैफ अली खान ने किया था मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को। तो पुलिस को भी इधर मिली, एक पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पहुंची, उधर दूसरी टीम लीलावती अस्पताल पहुंची, वहाँ उनकी हालत सीरियस। तो जब बाकी चेकअप हुआ तो पता चला कि सैफ अली खान के स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक टुकड़ा टूटकर फंस गया। अब उसको सर्जरी से ही निकाला जा सकता था, तो अब डॉक्टर लग गए और उसके बाद सर्जरी से लोहे के उस टुकड़े को, जो चाकू का एक हिस्सा था, वो बाहर निकाला गया। फिर गर्दन पे भी घाव था, गर्दन पे प्लास्टिक सर्जरी हुई, बाकी जगह की छोटी मोटी सर्जरी हुई। फिर दोपहर बाद तक लीलावती अस्पताल ने स्टेटमेंट दिया कि उनकी सर्जरी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई और अब वो खतरे से बाहर है। अब इधर एक अच्छी खबर ये कि सैफ अली खान खतरे से बाहर, उधर दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चालू। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और चूंकि टाइमिंग सब कुछ पता था, तो पुलिस एक चीज़ देखकर हैरान रह गई इस सतगुरु अपार्टमेंट में कि जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, अब सारे यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, अपनी इनकी सिक्योरिटी भी है, तो पता चला कि जो टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान का घर है, उस घर के मेन डोर के अंदर रात 12 बजे के बाद किसी की एंट्री ही नहीं है और ना कोई बाहर निकला है। यानी 12 बजे से लेके, और ये इंसिडेंट है करीब 2 से सवा 2 के दरमियान, आप मानकर चलिए, तो 12 बजे के बाद कोई फ्लोर पर गया ही नहीं, किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ और ये इंसिडेंट हुआ और एक अजनबी उसका निकल गया, तो ये मुमकिन कैसे है। अब पुलिस को यहाँ से एक शक और साजिश की बू आनी शुरू हुई कि सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ, लेकिन हमलावर 12 के बाद उस घर में कोई आता दिखाई नहीं दिया, तो क्या हमलावर घर के अंदर पहले से था? और अगर था तो इसका मतलब है कि कोई इनसाइडर है, भेदिया जो मिला हुआ है। दूसरा, अगर वो बाद में आया तो फिर किस रास्ते से आया कि कैमरे में कैद नहीं हुआ। अब जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला, अच्छा, लिफ्ट के आसपास सीसीटीवी का यहाँ इसलिए मतलब नहीं था कि हर एक के लिफ्ट तो उनके सीधे घर से ही चलते थे, घर के अंदर थे, बाहर होता जनरल लिफ्ट तो कैमरा होता, तो यहाँ हर घर की प्राइवेट लिफ्ट थी। तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जो मेन रास्ता है आने का, उस रास्ते से कोई नहीं आया 12 के बाद। तो अब क्या बचा? एक दूसरा रास्ता, और ये रास्ता था इस घर के पीछे, और ये था इमरजेंसी एग्जिट। जैसे फायर इमरजेंसी हो गया या आग लग गई, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालते हैं, तो एक फायर एग्जिट था जो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर तक जाता था। तो पुलिस ने उन सीढ़ियों के जरिए देखना शुरू किया, तो वहाँ पे शुरू में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो पहला ये था कि जो भी है इनसाइडर है। अब इनसाइडर कौन? तो पहली चीज़ जो पुलिस को खटकी वो ये कि जिस तरीके से इस्मा ने पुलिस को बयान दिया वो ये कि वो रात को सो रही थी, बाथरूम की लाइट जली, उसे कुछ शक हुआ, वो गई, एक साया जैसा आदमी था, उसने पूछा, उसने कहा मुझे 1 करोड़ चाहिए, और फिर उसने हमला कर दिया। फिर उसकी चीख सुनकर सैफ अली खान आ गए, उन्होंने बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में उन पर भी हमला हो गया। पुलिस को लगा कि एक तो इस्मा को बड़ी मामूली खरोच आई और एक ही वार था, जबकि सैफ अली खान जो बाद में आए उनके ऊपर 6 बार हमला, तो कहीं इस्मा तो इन्वॉल्व नहीं है, और वो हमलावर कहीं इस्मा का करीबी तो नहीं है, जानकार तो नहीं है, दोस्त तो नहीं है, क्योंकि एंट्री दरवाज़ा ना टूटा है ना दरवाजे पर फोर्सफुल एंट्री है। इसका मतलब है एंट्री भी बड़ी फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली तभी होती है जब घर का कोई शख्स मिला हुआ और वो दरवाज़ा खोल दे। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से फिक्स था टाइम कि इतने बजे आओ। फिर सारी चीज़ें भी शक की तरफ इशारा कर रही हैं कि आज करीना कपूर भी घर पे नहीं होंगी, वो नाइट आउट पार्टी में है, सुबह आएंगी, और दोनों बच्चे हैं उनके साथ शायद जल्दी सो जाएंगे, तो ये मौका अच्छा है। तो ये सारे शक और साजिश को ध्यान में रखते हुए अब पहले इस्मा पे शक गया कि हो सकता है उसने अपने किसी करीबी अपने दोस्त को बुला लिया हो घर में। अब 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो मिलने के लिए या फिर चोरी करवाने के लिए। तो पुलिस ने पूछताछ की इस्मा को, बाकायदा बाद में उसको शुरुआती मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, तो उसको बुलाया गया बांद्रा पुलिस स्टेशन, वहाँ पूछताछ हुई और फिर पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया। अब सवाल ये था कि एक शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ।
रात छोड़िए दिन में भी आम लोग, हम आप जैसे लोग भी अपने घर के दरवाजे को, मेन डोर को बंद रखते हैं, खुला तो कोई नहीं छोड़ता है। गांव में आज भी शायद होता है बहुत जगहों पर, जहाँ पे घर पे कई जगह पे तो दरवाजे नहीं है, ताले नहीं है, लेकिन आप शहरों में ये चीज़ भूल जाइए। फिर चाहे आप कोई भी हों, कितने बड़े भी हों, सिक्योरिटी और सुरक्षा तो ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर ऐसे स्टार्स के लिए भी। तो अब रात के 2 बजे कोई अपने घर का दरवाज़ा खोल कर तो नहीं सोएगा, तो दरवाज़ा बंद, तो फिर वो दाखिल कैसे हुआ, क्योंकि फोर्सफुल एंट्री है नहीं। और यही पुलिस को तफ्तीश का दायरा कहीं और ले जा रही है। अब पुलिस तफ्तीश करती रही और बड़े सारे इसमें एंगल आने लगे अचानक। सोशल मीडिया पे आपको पता है सारी कहानियां तैरने लगी। अब इधर लेकिन असली चीज़ क्या है, अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो चोर कैमरे में गायब कैसे और किस रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुआ, ये 2 बड़े सवाल थे। कि चलो ऊपर आ गया, इमरजेंसी एग्जिट जो था उससे आया, रास्ते से सीढ़ियों से चढ़कर, लेकिन ऊपर आने के बाद भी टॉप फ्लोर पे वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ कैसे बिना किसी की मदद के, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रही थी। फिर पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की और आखिरकार एक जगह पर नसीब ने साथ दिया, डंप डेटा निकाला गया और फिर उस एरिया में उस रात सारे मोबाइल के लोकेशन खंगाले गए। उन सारी चीज़ों के बाद एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगी, पहले तस्वीर और फिर पूरा सीसीटीवी फुटेज। ये सीसीटीवी फुटेज वही है। अब इसमें देखिए, ये एक शख्स है जो येलो जैसा मफलर जैसा कुछ आगे है, पीठ पे बैग है और ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और जब ये नीचे उतर रहा है उस वक्त अगर आप घड़ी में टाइम देखेंगे तो ये जो टाइम है ये 2:33 और कुछ वक्त हुआ है जब ये नीचे उतर रहा है ये शख्स। तो इसका मतलब है कि ये जब नीचे उतर रहा है तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब सैफ अली खान पर हमला हो चुका है और उस हमले के बाद नीचे उतर रहा है और ये उतरते हुए दाएं बाएं भी देख रहा है, घबराया हुआ भी, जल्दबाजी में भी है और टाइमिंग वही बता रही है कि ये हमले के बाद की तस्वीर है। और ये जिस जगह की तस्वीर है सीसीटीवी फुटेज और ये फ़ोटो, ये उसी अपार्टमेंट के उसी फायर एग्जिट के रास्ते की तस्वीर है, यानी बैक गेट, वो बैक सीढ़ी जो फायर लगने की सूरत में लोगों को निकालने के लिए इस इमारत से बनाया गया था। तो अब ये शख्स बाहर निकल रहा है। तो जब ये तस्वीर आई तो फिर एक चीज़ जो पुलिस ने क्लियर किया वो ये, और जो सोर्सेज ने भी कहा मेरे, कि इससे 2 सवालों के जवाब मिले। एक, इस्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। इस्मा ने जो बयान दिया, और ये पूरा एफआईआर जो इस्मा के बयान पर ही लिखा गया है, क्योंकि सैफ अली खान का अभी तक स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुआ क्योंकि वो आईसीयू में है, उनकी सर्जरी हुई है, तो पुलिस अभी तक सैफ से बात नहीं कर पाई है। इस्मा का पूरा स्टेटमेंट दर्ज हो गया और इस्मा की तरफ से इस मामले में एफआईआर लिखाई गई। तो इस्मा की कहानी और इस सारी चीज़ों के बाद पुलिस फिलहाल अब इस्मा को क्लीन चिट एक तरह से लगभग दे चुकी है। तो फिर कैसे? तो पुलिस की दूसरी थ्योरी यही है कि ये एक होम ब्रेकर है, मतलब घर तोड़कर घुसने वाला, चोरी करने वाला, प्रोफेशनल चोर, प्रोफेशनल क्रिमिनल, और ये वही नौजवान है। ठीक है, चलो ये पीछे के रास्ते से आया, लेकिन फिर सवाल ये है कि बिना इनसाइडर के ये घर के अंदर कैसे घुसा, क्योंकि घर के दरवाजे तो मेन डोर बंद थे। तो पुलिस ने जो दलील दी है वो ये कि जो ऐसे प्रोफेशनल चोर होते हैं इनके लिए किसी भी किस्म के ताले को या दरवाजे को खोलना चुटकियों का खेल होता है। आप कैसे भी अच्छे से अच्छे ताले लगा लें, इनके पास वो चाबी होती है, हर ताले की चाबी, कि ये कहीं भी खोल कर दाखिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेंडली जो एंट्री थी, दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं थी, उसकी वजह यही थी कि ये चोर अपने वही जादुई चाबी से उसने दरवाज़ा खोला, क्योंकि चोर है, उसे प्रोफेशनल है पता नहीं, और अंदर दाखिल हुआ चोरी की नीयत से। लेकिन लाइट जलने की वजह से इस्मा ने देख लिया और फिर हमला किया, फिर आवाज़ हुई, शोर हुआ, फिर सैफ अली खान आए, फिर हमला हुआ और वो चला गया, भाग गया वहाँ से। तो पुलिस की दूसरी थ्योरी यही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और पूरे मामले में पुलिस की जो अभी तक लाइन है वो ये है कि इसमें और कोई साजिश नहीं है और ये एक चोरी का मामला है। जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, जो टीम देख रही है, उनसे मेरी बात हुई
और उनके लाइन यही थे, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, वो यही है कि एक चोरी का मामला है और इसमें किसी तरह की और कोई साजिश नहीं है। लेकिन ये शुरुआत है, क्या पता चोर सामने आए और कहानी कुछ और भी निकल सकती है। लेकिन फ़िलहाल जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुंबई पुलिस ने यह बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये केस जाकर चोरी के ही केस पर ख़त्म होगा। उधर सैफ अली खान को जब ले जाया गया और मुंबई पुलिस ने जो बताया देखकर, और जो विटनेस इस्मा का बयान था, इस चोर के पास एक ब्लेड था बड़ा सा और एक चाकू, लेकिन वो नाइफ छोटा चाकू था। पुलिस और डॉक्टरों दोनों का कहना है कि जब चाकू उसने पीठ पे मारी तो रीढ़ की हड्डी के पास वो अंदर गया, और सैफ अली खान थोड़ा जिम वर्जिश ज़्यादा करते हैं अपने शूट के हिसाब से, कैरेक्टर में ढलने के लिए, तो बॉडी भी उनकी बहुत सख्त है और वो चाकू छोटी, तो वो जाकर अंदर अटक गई। और फिर उसने जब वापस खींचने की कोशिश की तो उसका एक टुकड़ा टूट गया और वो टुकड़ा टूट कर अंदर ही रह गया, एकदम स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बराबर में। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ। सेम गर्दन के साथ हुआ, गले पे उसने मारा, निशाना लग गया था। चाकू छोटा था इसलिए वो बहुत डीप कट नहीं मार पाया। पुलिस और डॉक्टर दोनों का कहना है कि अगर उस चोर के हाथ में कोई बड़ा नाइफ होता, बड़ा चाकू होता, तो कुछ भी हो सकता था। फिर उसका जख्म जितना गहरा होता उतना खतरनाक और जानलेवा हो सकता था। लेकिन शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं और अब सैफ अली खान खतरे से बाहर है। इसके बाद हो सकता है मुंबई पुलिस की एक टीम लीलावती अस्पताल जाएगी, शायद आज रात भी जा सकती है या कल भी जा सकती है। सैफ के बयान के बाद पूरी पिक्चर एक तरह से और क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो यही है कि मुंबई पुलिस ने इस्मा को एक तरह से क्लीन चिट दिया है और मुंबई पुलिस के हिसाब से ये पूरा केस, पूरा मामला, ये हमला सैफ पर, ये चोरी की नीयत से चोरी करने गए एक चोर की वजह से हुआ, जिसका भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया था और ये सीसीटीवी आ गया है। अब इस चोर को पकड़ने के लिए मुंबई के जितने भी बड़े चोरों के गैंग हैं, आपको ये पता है, फिल्मों में भी देखा होगा, पुलिस सबको जानती है और पुलिस के जो मुखबिर होते हैं वो भी जानती है कि ये एरिया का किस में, इस एरिया का चोर का इंचार्ज कौन है, उस एरिया का कौन है। एरिया बटा होता है और बड़ी ईमानदारी से ये लोग अपना काम करते हैं। एक चोर दूसरे के चोर के एरिया में नहीं घुसता है, तो हर एरिया बटा हुआ, हर एरिया का अपना चोरों का सरदार है और ये सब बात मुंबई पुलिस, उनके मुखबिरों को भी पता होता है। तो ऐसे मुंबई में जितने भी चोर हैं और चोरों के गैंग हैं, चोरों की पूरी बारात है, उनको मुखबिरों के ज़रिए और मुंबई पुलिस की अपनी जो टीम है जिनका नेटवर्क बहुत सॉलिड है, उनके ज़रिए पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये जो चोर है, इसकी असली पहचान क्या है, इसका नाम क्या है। तो इस वक्त की कहानी ये है कि इस एक चोर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की कई टीमें एक साथ चोर पुलिस का खेल खेल रही हैं। उम्मीद यही है कि जल्दी पकड़ा जाएगा, हो सकता है आज रात तक ही पकड़ा जाए और फिर इससे पूछताछ के बाद बाकी की आगे की कहानी भी सामने आ जाएगी। तो ये थी आज की कहानी। हालांकि शुक्र है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई और डॉक्टरों के हिसाब से सैफ अली खान खतरे से बाहर भी है। लेकिन अभी बाबा सिद्दीकी, इससे पहले गोविंदा का अपने घर में गोली एक्सीडेंटल चल जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुंबई में पता नहीं आजकल क्या हो गया है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, बस यही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी सैफ अली खान पर हुए इस हमले के बारे में। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज तूबा मलिक, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे तूबा। और ये शारिक मलिक ने भेजा है। साथ ही प्रज्ञा त्रिपाठी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रज्ञा जी। अली हाशिम, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अली हाशिम। और ये भेजा अब्दुल्ला अंसारी ने है। अमन मिश्रा, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अमन, भेजा राघवेंद्र तिवारी ने है। दीक्षा एंड दिवांशु, ये दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा एंड दिवांशु आप दोनों को। और ये भेजा है अनु पांडे जी ने। साथ ही बारड वैशाली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वैशाली जी। और ये यशवंत जी की वाइफ है। वासुरेज सिंह ठाकुर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ठाकुर साहब। साथ ही रिदान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिदन। और ये साइनी दे और पार्थ घोष जी के बेटे हैं रिदन। आयशा प्रवीण एंड आसिफ इकबाल, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई।
लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।